चलो बेटा, सभी को गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। जितने भी स्टूडेंट जुड़े हों, वेरी वेरी गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। ठीक है, तो चलिए हम बात करते हैं कि अनअकैडमी के जैसे बारे में बता देता हूँ पहले। उसके बाद एक टॉपिक आपका छूटा हुआ था जो मैं पढ़ा रहा था कि जितने भी नेशनल और इंटरनेशनल जितने भी, जैसे मैंने बताया भी था आपको कि आयोग जितने भी थे आपके, जैसे सर्च के बारे में बताया, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के बारे में बताया था आप लोगों को। उसमें एक टॉपिक छूट गया था डीआरडीओ का, उसके बारे में मुझे बताना था और मैं उसको बता देता हूँ। ठीक है, तो ये चैनल है लेटेस्ट क्रैक यूपीएससी सीएससी हिंदी चैनल है, यूट्यूब का चैनल है, अनअकैडमी का ही चैनल है। और इस चैनल पे सभी का स्वागत है। टॉप एजुकेटर मिलेंगे, क्वालिटी कंटेंट मिलेगा, ग्रेट लर्निंग एक्सपीरियंस मिलेगा, सब कुछ मिलेगा आपको। ठीक है, अनअकैडमी इंडिया का बेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है। और थोड़ा सा बात कर लेते हैं, उसके बाद क्लास को कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पे डेली लाइव क्लास मिलेगा, सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो स्ट्रक्चर कोर्सेज मिलेंगे, जो कोर्स मिलेंगे स्ट्रक्चर फॉर्म में मिलेंगे, मतलब प्रॉपर तरीके से क्लास मिलेगा। अगर हिस्ट्री है तो हिस्ट्री चलेगा, ज्योग्राफी है तो ज्योग्राफी चलेगा, पॉलिटी है तो पॉलिटी चलेगा, मतलब प्रॉपर तरीके से आपको क्लास देखने को यहाँ पे मिलेगा। लाइव टेस्ट एंड क्विज मिलेगा। टेस्ट और क्विज देखिए, आप अपनी क्वेरी को दूर कर सकते हैं, अपनी समस्या को दूर कर सकते हैं। तो ये टेस्ट और क्विज जो है ये आपको देखने को मिलेगा। और अनलिमिटेड एक्सेस मिलेगा। अनलिमिटेड एक्सेस का मतलब ये होता है कि सपोज दैट, मान लीजिए अगर लाइव क्लास करते हैं और लाइव क्लास नहीं भी कर पाते किसी कारणवश, तो वो जो लाइव क्लास होगा आपको कितनी बार भी चाहे उस लाइव क्लास को आप देख सकते हैं, सुन सकते हैं, समझ सकते हैं। तो ये बेनिफिट मिलेगा अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन लेने पे आपको। तो अनलिमिटेड एक्सेस मिलेगा, मतलब एक बार नहीं 100 बार देखिए उस वीडियो को, जैसे ऑनलाइन देखते हैं वैसे ऑफलाइन भी देखेंगे आप। तो ये आपको एक्सेस मिलेगा, अनलिमिटेड एक्सेस का ऑप्शन मिलेगा आपको। ये देखिए ये गूगल के प्ले स्टोर से इसका ऐप जो है डाउनलोड कर सकते हैं, एप्पल के प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। तो जो लोग डाउनलोड ना किए हो वो लोग डाउनलोड करके अपने क्लास को कंटिन्यू कर सकते हैं। ठीक है, ये मेरे बारे में है, मैंने बीटेक कंप्यूटर साइंस से किया है। एक मिनट रुक जाओ बेटा। बीटेक कंप्यूटर साइंस से मैंने किया है, 5 ईयर का टीचिंग एक्सपीरियंस से मेरा। ऑप्शनल सब्जेक्ट में हिस्ट्री है, मैं आप लोगों को हिस्ट्री, पॉलिटी और करंट अफेयर पढ़ाऊंगा। और ये टेलीग्राम का लिंक इसे कहते हैं, अनअकैडमी प्रिंस जायसवाल के नाम से टेलीग्राम का लिंक है। इस लिंक के माध्यम से जुड़ जाइएगा, जो भी महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन देना होता है मैं इसी लिंक पे दे देता हूँ। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स के नीचे भी टेलीग्राम का लिंक दिया होता है, वहाँ से भी हमको फॉलो कर सकते हैं, कंटिन्यू क्लास को कर सकते हैं। तो सीधे टेलीग्राम से जुड़ जाएंगे तो जो महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन देना होता है, मतलब क्लास से संबंधित, वो सारे इन्फॉर्मेशन मैं टेलीग्राम पे ही शेयर कर देता हूँ। ठीक है, ये सब्सक्रिप्शन के बारे में है, जैसे यूपीएससी सीएससी का सब्सक्रिप्शन, जैसे पॉलिटी गवर्नेंस एंड आईआर का सब्सक्रिप्शन है, ज्योग्राफी का है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी का है, एनसीईआरटी की समरी का है, हिस्ट्री का है, ऑप्शनल कोर्स है, एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी है, आर्ट एंड कल्चर है, करंट अफेयर है, इंडियन इकोनॉमी है, प्रैक्टिस है, राइटिंग कोर्स है। आप किसी में भी सब्सक्रिप्शन लेके क्लास को कंटिन्यू कर सकते हैं। ठीक है, देखिए प्लस सब्सक्रिप्शन का, देखिए मैं बता दूं आपको, प्लस और आइकॉनिक दो तरह के सब्सक्रिप्शन होते हैं। प्लस सब्सक्रिप्शन ये 6 महीने का, 12 महीने का, 24 महीने का, 36 महीने का होता है। जो 1 ईयर का सब्सक्रिप्शन है 49,500 का है। ये कोड है PJ01, 10% डिस्काउंट हो जाता है। और 10% डिस्काउंट को जो चार्ज पे करना है 44,550 आपको पे करना है। ये कोड यूज करना पड़ेगा PJ01। ठीक है, इस कोड का यूज करके अपने सब्सक्रिप्शन पे 10% आप लोग बचा सकते हैं। 49,500 सब्सक्रिप्शन चार्ज है। कोड यूज करेंगे PJ01, 10% आपका डिस्काउंट हो जाएगा, 44,550 आपको पे करना होगा। आइकॉनिक का सब्सक्रिप्शन भी है, 1 ईयर का है, 2 ईयर का और 3 ईयर का है। जो 1 ईयर का चार्ज है 74,500 है। ये कोड है PJ01, 10% डिस्काउंट है। और 10% डिस्काउंट के बाद पे करना है 67,050 रुपये आपको पे करना होगा। ठीक है, ये देखिए अनअकैडमी ने कॉम्बैट है, अनअकैडमी का कॉम्बैट है। 60 मिनट का टेस्ट होगा, 60 क्वेश्चंस होंगे, रिलेटिव स्कोरिंग होगा, हर अल्टरनेट संडे को टेस्ट होगा। सभी लोग जानते भी हैं इस बात को। तो हर अल्टरनेट संडे को टेस्ट आपका होगा। ठीक है, 14 फरवरी का वैसे भी बहुत इंपॉर्टेंट डे होता है, 14 फेब। तो 14 फरवरी को आपका टेस्ट होगा। इस टेस्ट को सभी लोग अपीयर्ड हुई है, सभी लोग टेस्ट और रजिस्ट्रेशन जब करेंगे तो उसमें कोड पूछेगा, तो PJ01 कोड यूज कर सकते हैं। और ये सबसे अच्छी बात यह है कि आपका जो टेस्ट होगा ऑल ओवर इंडिया लेवल पर टेस्ट होगा। इसलिए टेस्ट को अच्छे से दीजिए, सभी लोग जितने भी स्टूडेंट जुड़े हो सभी लोग टेस्ट को अच्छे से दीजिए, क्योंकि टेस्ट के माध्यम से ही आपको पता चल पाता है कि वाकई में आपकी तैयारी कैसे चल रही है। तो टेस्ट देते रहिए, बराबर टेस्ट देते रहिए, टेस्ट के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो 60 मिनट का टेस्ट होगा, जैसे आप यूपीएससी में टेस्ट देते हैं वैसे ही यहाँ पर आपको टेस्ट देने का मौका मिलेगा और अपनी रैंकिंग पता करने का मौका मिलेगा कि इतने बच्चों के बीच में वाकई में आपकी रैंकिंग क्या है। ठीक है, और फिर सब में बचा हुआ है, मान लीजिए जो भी गलतियां होंगी, गलतियां दूर करने का मौका आपको मिलेगा। मान लीजिए टेस्ट देंगे तो जाहिर सी बात है गलती कुछ दिखाई देगी आपको, क्योंकि हमेशा तो परफेक्ट 100% होता नहीं है। तो जो गलतियां होंगी उस गलतियों को दूर करने का पूरा आपको मौका मिलेगा। द मोस्ट कॉम्पिटेटिव गेमिफाइड यूपीएससी सीएससी बैटल इन हियर है। 60 मिनट का टेस्ट है, 60 क्वेश्चन है, रिलेटिव स्कोरिंग है, और हर अल्टरनेट संडे को होगा। 14 को भी होगा और 28 फरवरी को भी होगा, दिन में 11 बजे होगा। ये कोड यूज कर सकते हैं PJ01, P फॉर प्रिंस, J फॉर जायसवाल, 01। ठीक है,
क्लास को कंटिन्यू कर सकते हैं। मतलब टेस्ट देके अपने रैंकिंग को जानेंगे। जब रैंक आएगा, अगर मान लीजिए गलती से का वैसे भी मेहनत करेंगे तो आएगा ही, 1 से लेकर 3 तक रैंक होगा तो आपको कॉम्प्लीमेंट्री अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन मिलेगा। और 4 से लेकर 10 तक का रैंक आता है तो 75% ऑफ अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन मिलेगा। और 11 से लेकर 50 तक का रैंक आता है 50% अनअकैडमी का प्लस सब्सक्रिप्शन मिलेगा। और 51 से लेकर 500 तक रैंकिंग आता है तो 25% ऑफ होगा अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन पे। तो ये आपको सब्सक्रिप्शन पे आपको छूट मिलेगा। ठीक है, तो इसको ध्यान से देखिएगा। और ये देखिए, अगर बैचेज के बारे में बात करूं तो 1 ईयर का बैच है, 2022 के लिए बैच है। 12 फरवरी का ये बैच है। देखिए बहुत सारे बैचेज आ चुके हैं 12 फरवरी से। तो देखिए, अगर जिसको 2022 का प्रीलिम्स देना हो तो देखिए यहाँ पे बैचेज स्टार्ट हो चुका है। मतलब जब भी 2022 को लक्ष्य मान के जो चल रहा हो मुझे 2022 में पेपर देना है, तो उसके लिए है कि देखिए यहाँ पे बैचेज स्टार्ट हो चुके हैं। तो बाइलिंगुअल बैच भी है, इंग्लिश में भी है, हिंदी में भी है। तो 1 ईयर का बैच है। मतलब 2022 में जिसको पेपर देना हो 12 फेब से स्टार्ट हो चुका है ये बैचेज जो है। इंग्लिश में भी है, हिंदी में भी है, बाइलिंगुअल भी है। प्रीलिम्स कम्स मेंस सिलेबस कवरेज होगा, प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज होगा, एवल्यूशन होगा, लाइव क्लास मिलेगा, टॉप एजुकेटर से मिलेगा, डाउट क्लियरिंग सेशन होगा, स्टडी मटेरियल पीडीएफ मिलेगा। और 2 साल का बैच होगा 2023 के लिए। ठीक है, ये भी अनलिमिटेड CSC 2023 के लिए बाइलिंगुअल बैच है, इंग्लिश में भी है, हिंदी में भी है। और एनसीईआरटी के भी बैचेज मिलेंगे आपको। एनसीईआरटी के बैच बेसिकली, एनसीईआरटी तो वैसे आप लोग पढ़े भी होते हैं, लेकिन जो भी है एनसीईआरटी जो यूपीएससी के हिसाब से जिस तरीके से पढ़ना है, तो उसके लिए अगर किसी को बैच ज्वाइन करना है तो आप बैच ज्वाइन कर सकते हैं। कहीं पर भी अपने सब्सक्रिप्शन जब आप लेंगे तो उसमें कोड पूछेगा तो इस कोड का यूज कर सकते हैं और अपने सब्सक्रिप्शन पर 10% बचा सकते हैं, PJ01। ठीक है, तो चलिए, एक हमारा डीआरडीओ बचा हुआ था। डीआरडीओ के बारे में बेसिकली पढ़ने बहुत महत्वपूर्ण था। मैंने कहा भी था कि चलो डीआरडीओ जो है मैं कंप्लीट कर दूंगा, तो उसी डीआरडीओ को मैं आज कंप्लीट कर देता हूं। तो डीआरडीओ के बारे में हम सबसे पहले पढ़ लेते हैं डीआरडीओ क्या है। तो डीआरडीओ के बारे में पढ़ लेते हैं, किसके अंतर्गत काम करता है, ये क्या है डीआरडीओ, कौन चेयरमैन कौन है। जैसे इसरो है, वैसे जैसे आप लोग सभी पता होगा इसरो के चेयरमैन कौन है, वैसे डीआरडीओ के भी चेयरमैन होते हैं, उनके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। डीआरडीओ कौन सा काम करता है इसके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए हम बात करते हैं। सबसे पहला जो टॉपिक आज का है वो डीआरडीओ है, उसी के बारे में हम लोग चर्चा कर भी लेते हैं। ठीक है, तो 1 मिनट रुकिएगा, बने रहिएगा मेरे साथ। 1 मिनट बस आता हूँ, जस्ट 1 मिनट, प्लीज वेट। चलिए डीआरडीओ के बारे में बात कर लेते हैं। डीआरडीओ क्या है? तो डीआरडीओ का जो फुल फॉर्म है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जिसे कहते हैं डी फॉर डिफेंस, आर फॉर रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन, जिसे डीआरडीओ कहते हैं। इसके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे, पूरा चर्चा करेंगे डीआरडीओ के बारे में। आखिर डीआरडीओ कौन सा काम करता है, कौन चेयरमैन होते हैं, इसका मतलब क्या होता है, डीआरडीओ क्या कहना चाहता है। तो चलिए इस पूरे के आज जितने भी आपकी क्वेरी होंगे सारी क्वेरी को आज खत्म किया जाएगा। तो रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन, जिसे डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन जिसे कहते हैं, डीआरडीओ जिसे कहते हैं, भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन कार्य करता है। ये किसके अंतर्गत काम करता है बेटा? भारत सरकार का जो डिफेंस मिनिस्ट्री होती है, जिसे डिफेंस मिनिस्ट्री कहते हैं, भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय मिनिस्ट्री, डिफेंस मिनिस्ट्री के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन कार्य करता है। डीआरडीओ किसके अंतर्गत काम करता है? रक्षा मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन कार्य करता है। डीआरडीओ बेसिकली देखो बेटा, अत्याधुनिक और महत्वपूर्ण रक्षा प्रौद्योगिकियों एवं प्रणालियों में आत्मनिर्भरता की स्थिति हासिल करने के लिए भारत को सशक्त बनाने की दृष्टि से कार्य करता है। ये बेसिकली काम क्या करता है बेटा कि डीआरडीओ जो होता है वो अत्याधुनिक और महत्वपूर्ण रक्षा प्रौद्योगिकियों एवं प्रणालियों में आत्मनिर्भरता की स्थिति हासिल करने के लिए
भारत को सशक्त बनाने की दृष्टि से कार्य करता है तथा यह तीनों सेवाओं द्वारा निर्धारित आवश्यकताओं के अनुसार हमारे सशस्त्र बलों को अत्याधुनिक जो भी हथियार होते हैं और प्रणालियों और उपकरणों से लैस करता है। हमारे तीनों सेनाओं द्वारा जो भी आवश्यकता के अनुसार उनको जो चाहिए सशस्त्र बलों को अत्याधुनिक हथियार, प्रणालियों और उपकरणों से वो लैस करता है डीआरडीओ। तो डीआरडीओ का जैसे मैंने कहा कि बेसिक फुल फॉर्म जी होता है कि डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन होता है, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन इसका फुल फॉर्म होता है, और ये भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन काम करता है, डिफेंस मिनिस्ट्री के अंतर्गत काम करता है। और जैसे मैंने कहा कि डीआरडीओ जो होता है बेसिकली अत्याधुनिक और महत्वपूर्ण रक्षा प्रौद्योगिकियों एवं प्रणालियों में आत्मनिर्भरता की स्थिति हासिल करने के लिए भारत को सशक्त बनाने की दृष्टि से कार्य करता है एवं तीनों सेनाओं द्वारा निर्धारित जो है आवश्यकता के अनुसार उनको जो चीजें चाहिए, चाहे सशस्त्र बलों को अत्याधुनिक हथियार चाहिए, चाहे प्रणाली या उपकरणों से, ये बेसिकली लैस उनको करता है। वर्तमान में डॉक्टर जी सतीश रेड्डी डीआरडीओ के चेयरमैन है। कौन है बेटा? डी सतीश रेड्डी। और ये क्वेश्चन यूपीपीसीएस में क्वेश्चन कई बार पूछा गया भी है कि डीआरडीओ के चेयरमैन कौन है? डॉक्टर जी सतीश रेड्डी साहब। और इसरो के चेयरमैन भी लगातार कई बार क्वेश्चन पूछा गया कि इसरो के चेयरमैन कौन है? तो के सिवान साहब है। ठीक है, इसको ध्यान से पढ़िएगा। तो डीआरडीओ का बेसिकली मतलब क्या है? जैसे मैंने कहा कि डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जो रक्षा मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन काम करता है। और मैंने कहा कि इनका मेन काम यही होता है कि जो भी हमारे सेना के जवानों को जो भी चीजें चाहिए, उनको आवश्यकता के अनुसार उनको जो भी चीजें चाहिए, सशस्त्र बलों को अत्याधुनिक हथियार चाहिए या उपकरण चाहिए, उन उपकरणों हथियारों से उन्हें लैस करता है। वर्तमान में जो चेयरमैन कौन है बेटा? डीआरडीओ के जो चेयरमैन है डॉक्टर सतीश रेड्डी साहब है। ठीक है, यहां तक डाउट क्लियर होगा आपका? चलिए, तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, डीआरडीओ। ठीक है, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। चलिए आगे बढ़ते हैं। और देखिए डीआरडीओ की स्थापना कब हुई थी? डीआरडीओ की स्थापना वर्ष 1958 में। बताइए किस समय देश के पीएम कौन थे? 1958। ये छोटा सा क्वेश्चन है। प्रधानमंत्री कौन थे देश के 1958 में? कोई बता सकता है? एकदम लॉजिकल क्वेश्चन पूछा हूं। तो 1958 में रक्षा विज्ञान संगठन, डिफेंस साइंस ऑर्गेनाइजेशन के साथ भारतीय सेना के तकनीकी विकास प्रतिष्ठान, जिसे टेक्निकल डेवलपमेंट इस्टेब्लिशमेंट कहते हैं, तथा तकनीकी विकास और उत्पादन निदेशालय, जिसे डायरेक्टरेट ऑफ टेक्निकल डेवलपमेंट एंड प्रोडक्शन के संयोजन के बाद की गई थी। तो डीआरडीओ की स्थापना बेसिकली 1958 में हुई थी, रक्षा विज्ञान संगठन के साथ भारतीय सेना के तकनीकी विकास प्रतिष्ठान तथा तकनीकी विकास और उत्पादन निदेशालय के संयोजन के बाद की गई थी। डीआरडीओ वर्तमान में 52 प्रयोगशालाओं का एक समूह होता है। कितनी प्रयोगशाला बेटा? 52 प्रयोगशालाओं का एक समूह होता है जो रक्षा प्रौद्योगिकियों के विभिन्न क्षेत्रों जैसे वैमानिकी, शस्त्र, इलेक्ट्रॉनिक्स, लड़ाकू विमान, इंजीनियरिंग प्रणालियां, इंस्ट्रूमेंट, मिसाइलें, उन्नत कंप्यूटिंग और सिमुलेशन, विशेष सामग्री, नौसेना प्रणाली, लाइफ साइंस, प्रशिक्षण, सूचना प्रणाली तथा कृषि कार्य में कार्य कर रहा है। तो डीआरडीओ क्या कर रहा है वर्तमान में? 52 प्रयोगशालाओं का एक समूह होता है, और इन 52 लैब में जो एक समूह होता है जो रक्षा प्रौद्योगिकी के विभिन्न क्षेत्रों जैसे वैमानिकी, शस्त्र, इलेक्ट्रॉनिक्स, लड़ाकू विमान, इंजीनियरिंग प्रणालियां, इंस्ट्रूमेशन, मिसाइलें, उन्नत कंप्यूटिंग और सिमुलेशन, विशेष सामग्री, नौसेना प्रणाली और लाइफ साइंस और प्रशिक्षण, सूचना प्रणाली तक कृषि कार्य में कार्य कर रहा है, जिसका नाम है डीआरडीओ। इसको ध्यान से पढ़िएगा आप लोग। वर्तमान में 52 प्रयोगशालाओं का एक समूह होता है डीआरडीओ, जैसे मैंने कहा कि जो रक्षा प्रौद्योगिकी के विभिन्न क्षेत्रों जैसे वैमानिकी, शस्त्र, इलेक्ट्रॉनिक, लड़ाकू विमान, इंजीनियरिंग प्रणालियां, इंस्ट्रूमेंट, मिसाइलें, उन्नत कंप्यूटिंग, सिमुलेशन, विशेष सामग्री, नौसेना प्रणाली, लाइफ साइंस, प्रशिक्षण, सूचना प्रणाली तक कृषि कार्य में काम करता है। स्थापना हुई थी 1958 में। रक्षा मंत्रालय, डिफेंस मिनिस्ट्री के प्रशासनिक नियंत्रण के अंतर्गत काम करता है। 58 में इसकी स्थापना हुई थी रक्षा विज्ञान संगठन, डिफेंस सर्विस ऑर्गेनाइजेशन के साथ, और भारतीय सेना के तकनीकी विकास प्रतिष्ठान तथा तकनीकी विकास और उत्पादन निदेशालय के संयोजन के बाद इसकी स्थापना की गई थी। इसको ध्यान से आप लोग पढ़िएगा और देखते हैं। देश की सुरक्षा, लक्ष्य इसका यही कि देश की सुरक्षा सेवाओं के लिए स्टेट ऑफ द आर्ट सेंसर्स, सशस्त्र प्रणाली, वेपन सिस्टम, प्लेटफॉर्म और संबद्ध उपकरणों का उत्पादन, डिजाइनिंग और विकास और नेतृत्व प्रदान करना इनका काम होता है।
इसके साथ ही साथ युद्ध की प्रभावशीलता का अनुकूलन करना और सैनिकों के हितों को बढ़ावा देने संबंधी सेवाओं का प्रौद्योगिकी समाधान प्रदान करना भी इनका काम होता है। और बुनियादी ढांचा और प्रतिबद्ध गुणवत्तापूर्ण जनशक्ति का विकास करना एवं स्वदेशी प्रौद्योगिकी आधार को मजबूत करना, क्योंकि स्वदेशी की हमेशा बात की जाती है डीआरडीओ में। तो बुनियादी ढांचा और प्रतिबद्ध गुणवत्तापूर्ण जनशक्ति का विकास करना एवं स्वदेशी प्रौद्योगिकी का आधार को मजबूत बनाना भी इनका काम होता है। यानी कि डीआरडीओ का जो लक्ष्य होता है, जो टारगेट होता है, वो देश की सुरक्षा सेवाओं के लिए स्टेट ऑफ द आर्ट एंड सेंसर, सशस्त्र प्रणाली, वेपन सिस्टम, प्लेटफॉर्म और संबद्ध उपकरणों का उत्पादन, डिजाइनिंग, विकास और नेतृत्व प्रदान करना होता है। और इसके साथ ही साथ युद्ध की प्रभावशीलता का अनुकूलन करना, सैनिकों के हितों को बढ़ावा देने संबंधी सेवाओं का प्रौद्योगिकी समाधान प्रदान करना और बुनियादी ढांचा और प्रतिबद्ध गुणवत्तापूर्ण जनशक्ति का विकास करना एवं स्वदेशी प्रौद्योगिकी आधार को मजबूत बनाना भी इनका काम होता है, इनका लक्ष्य होता है डीआरडीओ का। ठीक है, चलिए और आगे बढ़ते हैं। इसकी स्थापना का जो विचार जो आया था, एकीकृत निर्देशित मिसाइल विकास कार्यक्रम जो है आईजीएमडीपी, विचार जो है प्रसिद्ध वैज्ञानिक डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वारा किया गया था। यानी कि किस डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, जिसे मिसाइल मैन ऑफ इंडिया भी कहते हैं, और अब्दुल कलाम साहब का बहुत बड़ा योगदान है डीआरडीओ का। जैसे मैंने कहा कि जो विचार आया था, जो डीआरडीओ में, जैसे मैंने एकीकृत निर्देशित मिसाइल विकास कार्यक्रम, जैसे मैंने कहा बात किया आईजीएमडीपी, और इसका जो विचार आया था प्रसिद्ध वैज्ञानिक डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, जो हमारे देश के राष्ट्रपति भी रहे हैं, भूतपूर्व राष्ट्रपति भी रहे हैं, रामेश्वरम उनका जन्म स्थान है, और मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से सभी लोग जानते हैं। ठीक है, और ये वो लोग व्यक्ति हैं जिनसे सीखने वाले व्यक्ति हैं लोग। ये देश के वो गौरवान्वित राष्ट्रपति हैं जिनसे सीखा जाता है कि अपनी विपरीत परिस्थितियों में कैसे किसी को संभल कर काम करना चाहिए, और समय आने पर खुद पता चल जाता है कि वाकई में आप जो उस समय काम कर रहे थे, जो कठिनाइयां हो रही थी, वो कठिन जरूर थी, लेकिन रास्ता बड़ा, आने वाला जो रास्ता था, आपका लक्ष्य जो था, अगर उसके प्रति समर्पित है तो जो आपने कठिनाइयां झेली हैं, लक्ष्य मिलने के बाद सब बराबर हो जाएगा। और ये काम डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब ने सिद्ध करके दिखाया, जिन्होंने भारत 2020 का सपनों का भारत कैसा होना चाहिए, जिसको सभी प्यार करते थे, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब, मिसाइल मैन ऑफ इंडिया जिसे कहते हैं। तो इन लोगों के बारे में जीवन में हमेशा पढ़ना चाहिए, इन लोगों की जीवनी पढ़नी चाहिए। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब हुए, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब हुए, ये वो लोग हैं जो संघर्ष करके एक, जैसे आप ही लोग हैं, प्री नहीं निकला सर, प्री नहीं हुआ, कोई बात नहीं, फिर प्री दिया, नहीं हुआ सर, कोई बात नहीं, फिर प्री दिया, नहीं हुआ, कोई बात नहीं, फिर प्री दिया, हो गया, मेंस दिया, हो गया। जो लगा है उसका होना है, इसलिए संघर्ष करना मत छोड़िए आप लोग। आज जो आप लोग को लगता होगा कि भाई 25 गज के मकान में मैं रहता हूँ और तैयारी कर रहा हूँ, सभी लोगों से कट गया हूँ, और कल क्या होगा किसी ने जाना नहीं, कि कल क्या होना है पता नहीं, सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, ऐसा आप लोग सोचते होंगे बराबर। लेकिन अगर आपने ठान लिया है तो उसको पूरा कीजिए आप लोग। एपीजे अब्दुल कलाम साहब जीवन में कुछ और बनना चाहते थे, लेकिन उनको नहीं पता कि जो बनना चाहते थे, जो फ्लाइट उड़ाना चाहते हैं, उसी तीनों सेनाओं के डिपार्टमेंट के हेड आप ही रहेंगे, राष्ट्रपति साहब। किसी को कुछ नहीं पता होता कि कब क्या होने वाला है। चंद्रशेखर सिंह सर जो बलिया से आते हैं, देश के पूर्व प्रधानमंत्री, उनको नहीं पता था कि मैं प्रधानमंत्री बनूंगा, देश के प्रधानमंत्री बने हुए। इसलिए जो व्यक्ति सीखने वाला हो उसको सीखना चाहिए। और ये वो लोग हैं, मैंने कहा कि जैसे कि विपरीत परिस्थितियों में ये क्या बन रहे हैं, क्या बनना चाहिए था, कि इन्होंने क्या क्या योगदान दिया। और ये वो लोग है, व्यक्ति हैं, आज तो देख रहे हैं कि हर चीज में जाति बहुत बड़ी रोल अदा कर रही है, लेकिन पूरी दुनिया इनको सब प्यार करते हैं इनसे। आजकल तो लोग हर चीज में प्लस माइनस दोनों लिख देते हैं, लेकिन कुछ ऐसे लोग होते हैं जो अपनी छाप ऐसे ही छोड़ के जाते हैं, जो जीवन भर आने वाली पीढ़ी उसको याद करती। और ये तो सबके सामने है, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब, मिसाइल मैन ऑफ इंडिया। युवाओं के दिलों पर राज करते हैं, सभी के दिलों पर राज करते हैं। युवा बेसिकली ये कि इनके हेयर स्टाइल के युवा दीवाने थे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब के। तो चलिए इनके बारे में और भी पढ़ते हैं। तो इसकी स्थापना का जो विचार था प्रसिद्ध वैज्ञानिक डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वारा दिया गया था। इसका उद्देश्य जो है मिसाइल प्रौद्योगिकी,
टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता हासिल करना था। और आज सरकार भी पूरी कोशिश के साथ कह रही है कि भाई आत्मनिर्भर बनिए, आत्मनिर्भरता लाइए। आत्मनिर्भरता का बेसिकली मतलब क्या होता है मैं कई बार बता चुका हूं, चलो एक बार और बता देता हूं। आत्मनिर्भर बनने का मतलब होता है कि जैसे गांधी जी कहते थे आजादी के समय में, आत्मनिर्भर सूत काटने और चरखा चलाने से देश की, वो बार बार यही कहते थे कि सूत काटने से और चरखा चलाने से देश की गरीबी को तो हम दूर नहीं कर सकते, लेकिन लोगों के अंदर आत्मस्वावलंबन की भावना पैदा कर सकते हैं। ये कितनी बड़ी बात है सोचिए। आपकी गरीबी तो चलिए, छोटे छोटे कुटीर उद्योग जो है वो हो सकता है कि देश को आगे नहीं ला सकते हैं, ऐसा लग हो सकता है, मान सकते हैं आप लोग। बड़ी बड़ी मशीनें लगाना चाहिए, नेहरू जी कहते थे बड़ी बड़ी मशीनें होनी चाहिए, गांधी जी कहते थे कुटीर उद्योग होना चाहिए, लेकिन दोनों जरूरी है। आप समय के साथ परिवर्तन भी जरूरी है। कुटीर उद्योग का भी अपना विशेष स्थान है और लघु उद्योग का भी अपना विशेष स्थान। मेरे कहने का बस मतलब यही है कि देश की गरीबी को तो नहीं दूर कर सकते छोटे छोटे कुटीर, लेकिन लोगों में जो है ना कुटीर उद्योग चला चला के अपने आत्मस्वावलंबन की भावना जरूर पैदा आप लोग कर सकते हैं। और सरकार आज आत्मनिर्भरता की बात कर रही है कि कम से कम अपने पैर पे आप लोग खड़ा हुई है। ये वो सेंटेंस है जो जीवन भर आपको कहीं ना कहीं एक पिन की तरह चुभेगा। ठीक है, तो इसका उद्देश्य क्या है? विशाल प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता हासिल करना है और रक्षा बलों द्वारा विभिन्न प्रकार की मिसाइलों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए इस कार्यक्रम के तहत 5 मिसाइल प्रणालियों को विकसित करने की आवश्यकता को मान्यता दी गई। कितने? 5 मिसाइल प्रणालियों को। और आईजीएमडीपी को औपचारिक रूप से 26 जुलाई 1983 को भारत सरकार की मंजूरी मिली थी। कब मिली थी? 26 जुलाई 1983 को, जिसको ध्यान से आप लोग पढ़िएगा। चलिए और आगे बढ़ते हैं। और भी देखिए, इसने देश के वैज्ञानिक समुदाय, शैक्षणिक संस्थानों, अनुसंधान एवं विकास प्रयोगशालाओं, उद्योगों और तीनों रक्षा सेवाओं को रणनीतिक स्वदेशी मिसाइल प्रणालियों को आकार देने हेतु एकीकृत किया है। ठीक है, आईजीएमडीपी। तो वैज्ञानिक जो भी समुदाय है उनको, शैक्षणिक संस्थानों को, अनुसंधान और विकास प्रयोगशालाओं को, उद्योगों को और तीनों रक्षा सेवाओं को रणनीतिक स्वदेशी मिसाइल प्रणाली को आकार देने हेतु एकीकृत किया है। तो इसको भी ध्यान से आप लोग पढ़िएगा। ठीक है, आईजीएमडीपी। और देखिए, जैसे पृथ्वी से पृथ्वी, जैसे 5 मैंने कहा पृथ्वी से पृथ्वी, देखिए सतह से सतह पर, ये कई बार यूपी पीसीएस और बहुत सारी परीक्षाओं में, यूपीएससी में भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, यूपी पीसीएस में भी तो लगातार क्वेश्चन पूछा गया है, और बीपीएससी या अदर स्टेट में भी ये क्वेश्चन लगातार पूछा जाता है। तो सतह से सतह पर मार करने में सक्षम कम दूरी वाली बैलिस्टिक मिसाइल है पृथ्वी। तो ये पूछता है कि पृथ्वी जो मिसाइल है वो क्या सरफेस टू सरफेस है या सरफेस टू एयर है या एयर टू एयर है। तो आपको पता होना चाहिए पृथ्वी जो है वो सतह से सतह पर कम मार करने में सक्षम कम दूरी वाली बैलिस्टिक मिसाइल है। तो सतह से सतह पर मार करने में सक्षम कम दूरी वाली बैलिस्टिक मिसाइल है। अग्नि क्या है? यह सतह से सतह पर मार करने में सक्षम मध्यम दूरी वाली बैलिस्टिक मिसाइल है। अग्नि क्या है? सरफेस टू सरफेस मार करने वाली, मतलब मध्यम दूरी वाली मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल है। त्रिशूल क्या है? सतह से आकाश में, सतह ये है, आकाश ये हो, तो सतह से आकाश में मार करने में सक्षम कम दूरी वाली मिसाइल है। और आकाश क्या है? सतह से आकाश में मार करने में सक्षम मध्यम दूरी वाली मिसाइल है। और नाग क्या है? तीसरी पीढ़ी की टैंक भेदी मिसाइल है। नाग क्या है? तीसरी पीढ़ी की, थर्ड जनरेशन की टैंक भेदी मिसाइल है। तो पहला है पृथ्वी, जो सतह से सतह पर मार करने में सक्षम कम दूरी वाली बैलिस्टिक मिसाइल है। अग्नि जो है सतह सतह पर मार करने में सक्षम मध्यम दूरी वाली बैलिस्टिक मिसाइल है। त्रिशूल सतह से आकाश में मार करने में सक्षम कम दूरी वाली मिसाइल है। और आकाश जो है सतह से आकाश में मार करने वाली मध्यम दूरी वाली मिसाइल है। और नाग जो है तीसरी पीढ़ी की टैंक रोधी मिसाइल है, टैंक भेदी मिसाइल है। तो इसको भी ध्यान से आप लोग पढ़िएगा। ठीक है, टैंक भेदी मिसाइल है। समझ गए आप लोग कि पृथ्वी क्या है? सतह से सतह पर मार करने में सक्षम कम दूरी वाली बैलिस्टिक मिसाइल। अग्नि जो है सतह से सतह पर मार करने में सक्षम मध्यम दूरी वाली बैलिस्टिक मिसाइल। त्रिशूल सतह से आकाश में मार करने में सक्षम कम दूरी वाली मिसाइल। और आकाश जो है सतह से आकाश में मार करने में सक्षम मध्यम दूरी वाली मिसाइल। और नाग जो है तीसरी पीढ़ी की टैंक भेदी मिसाइल है। ठीक है, और देखते हैं, आगे बात करते हैं। अग्नि मिसाइल की कल्पना शुरुआती दौर में पुनः प्रवेश वाहन के रूप में एक प्रौद्योगिकी प्रदर्शक परियोजना के रूप में इसकी की गई थी और बाद में इसे विभिन्न दूरी वाली बैलिस्टिक मिसाइल में अपग्रेड कर दिया गया था।
डॉक्टर कलाम ने अग्नि और पृथ्वी मिसाइलों के विकास और संचालन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, क्योंकि 8 जनवरी 2008 को डीआरडीओ ने भारत को मिसाइल प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के लक्ष्य को प्राप्त करने के बाद औपचारिक रूप से आईजीपीडीपी के सफल समापन की घोषणा की थी। ठीक है, तो इसको बड़े ध्यान से पढ़िएगा कि जो मैंने अगली मिसाइल की कल्पना शुरुआती दौर में जो मैंने बताया हूं, 1 मिनट रुक जाइएगा आप सभी, बताया तो प्रवेश वाहन के रूप में एक प्रौद्योगिकी प्रदर्शन परियोजना के रूप में इसकी की गई थी, और बाद में इसे विभिन्न दूरी वाली बैलिस्टिक मिसाइल में अपग्रेड किया गया। और डॉक्टर कलाम ने, जैसे मैंने कहा, कि अग्नि और पृथ्वी मिसाइलों के विकास और संचालन में प्रमुख भूमिका निभाई थी। और 8 जनवरी 2008 को डीआरडीओ ने भारत को मिसाइल प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के लक्ष्य को प्राप्त करने के बाद औपचारिक रूप से आईजीपीडीपी के सफल समापन की घोषणा भी किया था। तो इसको भी ध्यान से आप पढ़ेंगे। और देखते हैं भारत की मिसाइल प्रणाली। अग्नि फर्स्ट, ये सिंगल स्टेज की होती है, ठोस ईंधन होता है, मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल होती है। अग्नि फर्स्ट क्या होती है? ये सिंगल स्टेज, ठोस ईंधन और मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल होती है। ठोस प्रणोदन बूस्टर और एक तरल प्रणोदन ऊपरी चरण का उपयोग करना इसका काम होता है। और 700 से 800 किलोमीटर की इनकी मारक क्षमता होती है, 700 टू 800 किलोमीटर की दूरी। ये है अग्नि फर्स्ट मिसाइल। जैसे मैंने कहा कि सिंगल स्टेज, ठोस ईंधन, मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल होती है, और ठोस प्रणोदन बूस्टर और एक तरल प्रणोदन ऊपरी चरण का उपयोग करना होता है, और 700 से लेकर 800 किलोमीटर की मारक दूरी होती है। ठीक है, तो ये होती है अग्नि फर्स्ट मिसाइल। अग्नि सेकंड देखिए क्या है, ये मध्यम दूरी वाली बैलिस्टिक मिसाइल होती है अग्नि सेकंड, और ये 2000 किलोमीटर से अधिक की मारक दूरी होती है। अग्नि थर्ड क्या होती है, ये भी देखो क्या होती है अग्नि थर्ड। ये 2 चरणों वाली मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल होती है, 2 चरण होते हैं इसके, और वारहेड कॉन्फ़िगरेशन की एक विस्तृत श्रृंखला को सपोर्ट करती है, और 2500 किलोमीटर से अधिक की दूरी मारक दूरी होती है। कितनी? 2500 किलोमीटर से अधिक की मारक दूरी भी होती है अग्नि सेकंड मिसाइल की। तो 2 चरणों वाली मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल होती है, वारहेड कॉन्फ़िगरेशन की एक विशिष्ट श्रृंखला को सपोर्ट करती है, 2500 किलोमीटर से अधिक की मारक दूरी होती है। तो इसको भी ध्यान से आप लोग पढ़िएगा। ठीक, अग्नि 4 क्या होता है ये भी देखो। ये ठोस प्रणोदक द्वारा संचालित 2 चरणों वाली मिसाइल होती है। रोड मोबाइल लॉन्चर से फायर कर सकते हैं इसे। 3500 किलोमीटर से अधिक की मारक दूरी होती है, और यह स्वदेशी रूप से विकसित रिंग लेजर गायरों और समग्र रॉकेट मोटर से लैस होती है। ये क्या होती है? ठोस प्रणोदक द्वारा संचालित 2 चरणों वाली मिसाइल। रोड मोबाइल लॉन्चर से फायर कर सकते हैं इसको। 3500 किलोमीटर से अधिक की मारक दूरी होती है, और यह स्वदेशी रूप से विकसित रिंग लेजर गायरों और समग्र रॉकेट मोटर से लैस होती है। अग्नि 5 जो मिसाइल होती है बेसिकली 3 चरणों वाली ठोस ईंधन स्वदेशी अंतर्महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल होती है। ठीक है, तो इसको ध्यान से आप लोग पढ़िएगा, पेपर में आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा कि अग्नि 5 क्या होती है। जैसे मैंने कहा कि 3 चरणों वाली ठोस ईंधन स्वदेशी अंतर्महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल होती है। ठीक है, अग्नि 4 जो होती है वो ठोस प्रणोदक द्वारा संचालित 2 चरणों वाली मिसाइल होती है। रोड मोबाइल लॉन्चर से फायरिंग से कर सकते हैं। 3500 किलोमीटर से अधिक की मारक दूरी होती है, और ये स्वदेशी रूप से विकसित रिंग लेजर गायरों और समग्र रॉकेट मोटर से लैस होते हैं। अग्नि 4 और अग्नि 5 जैसे मैंने कहा कि 3 चरणों वाली ठोस ईंधन स्वदेशी अंतर्महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल होती है। और देखते हैं, और देखिए 1.5 टन जो परमाणु वारहेड ले जाने में ये सक्षम होती है, और नेविगेशन और मार्गदर्शन वारहेड और इंजन के संदर्भ में नवीनतम एवं सबसे उन्नत संस्करण होता है। इसके सेना में शामिल होने के बाद भारत भी अमेरिका, रूस, चीन, फ्रांस और ब्रिटेन जैसे देशों के एक विशेष क्लब में शामिल हो जाएगा, जिसके पास अपनी अंतर्महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल क्षमता होती है, और ये 5000 किलोमीटर से अधिक की दूरी की मार सकती है। यानी कि मारक दूरी क्या होती है? 5000 किलोमीटर होती है। ठीक है, तो इसको ध्यान से देखिएगा कि 1.5 टन परमाणु वारहेड ले जाने में सक्षम होती है। नेविगेशन और मार्गदर्शन जो होता है वारहेड इंजन के संदर्भ में नवीनतम और सबसे उन्नत संस्करण है इसका। इसके सेना में शामिल होने के बाद जाहिर सी बात है भारत भी अब उन देशों की श्रेणियों में शामिल हो जाएगा, क्लब में शामिल हो जाएगा, जैसे अमेरिका है, रूस है, चीन है, फ्रांस है, ब्रिटेन है, जिसके पास अंतर्महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल है, और ये 5000 किलोमीटर की अधिक दूरी तक मारक दूरी होती है इसकी। इसको ध्यान से पढ़िएगा। और भी देखिए त्रिशूल के बारे में हम लोग बात करते हैं कि व्हाट इज त्रिशूल। सभी मौसम में सतह से आकाश में मार करने में सक्षम कम दूरी वाली मिसाइल होती है। त्वरित प्रतिक्रिया वाली मिसाइल को निम्न स्तर के हमले का मुकाबला करने के लिए डिजाइन किया गया है।
तो ये क्या होती है, बेसिकली सभी मौसम में सतह से आकाश में मार करने में सक्षम कम दूरी त्वरित प्रक्रिया वाली मिसाइल को निम्न स्तर के हमले का मुकाबला करने के लिए डिजाइन किया गया है। आकाश क्या है बेटा, एक साथ कई लक्ष्यों को भेदने की क्षमता के साथ सतह से आकाश में मार करने वाली मध्यम दूरी वाली मिसाइल होती है। एक से अधिक वारहेड ले जाने में सक्षम मिसाइल होती है। उच्च ऊर्जा ठोस प्रोधक और रैम रॉकेट प्रोधक प्रणाली होती है इसकी आकाश। ठीक है, तो एक साथ कई लक्ष्यों को भेदने की क्षमता के साथ सतह से आकाश में मार करने वाली मध्यम दूरी वाली मिसाइल होती है। एक से अधिक वारहेड ले जाने में सक्षम होती है। उच्च ऊर्जा ठोस प्रोधक और रैम रॉकेट प्रोधक प्रणाली भी होती है आकाश मिसाइल। तो त्रिशूल क्या है, सभी मौसम में सतह से आकाश वाली होती है। आकाश क्या है, एक साथ कई लक्ष्यों को भेजने के साथ सतह से आकाश में मार करने वाली मध्यम दूरी की मिसाइल है। एक से अधिक वारहेड ले जाने में सक्षम होती है। उच्च ऊर्जा ठोस प्रोधक और रैम रॉकेट प्रोधक प्रणाली होती है। इसको ध्यान से आप लोग पढ़िएगा। नाग के बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं। नाग बेसिकली क्या है, नाग, व्हाट इज नाग? ये तीसरी पीढ़ी की दागो और भूल जाओ, फायर एंड फॉरगेट, फायर एंड फॉरगेट, दागो और भूल जाओ, फॉरगेट। 4 से 8 किलोमीटर की मारक दूरी की क्षमता के साथ टैंकी भेदी मिसाइल होती है। यह स्वदेशी रूप से इसे एंटी वेपन के रूप में विकसित किया गया होता है, जो उड़ान मार्गदर्शन के लिए सेंसर फ्यूजन पद्धतियों को नियोजित करती भी है। तो ये क्या होती है, बेसिकली तीसरी पीढ़ी की दागो और भूल जाओ 4 से 8 किलोमीटर की मारक दूरी की क्षमता के साथ टैंक भेदी मिसाइल होती है। स्वदेशी रूप से इसे एंटी वेपन के रूप में विकसित किया गया है, जो उड़ान मार्गदर्शन के लिए सेंसर फ्यूजन प्रौद्योगिकियों को नियोजित करती है। और हेलिना जो होती है बेसिकली नाग, हवा से सतह पर मार करने वाला संस्करण है जो ध्रुव हेलीकॉप्टर के साथ इंटीग्रेटेड होती है। तो इसको भी ध्यान से आप लोग पढ़िएगा। ठीक है, चलिए और आगे बढ़ते हैं। और पृथ्वी क्या है, देखिए पृथ्वी के बारे में। IGMDP के तहत स्वदेशी तौर पर निर्मित पहली बैलिस्टिक मिसाइल होती है पृथ्वी। सतह से सतह पर मार करने वाली बैटलफील्ड मिसाइल होती है पृथ्वी। और 150 से 300 किलोमीटर तक की मारक दूरी की क्षमता वाली मिसाइल होती है पृथ्वी। ब्रह्मोस के बारे में देखिए क्या है, यह सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है ब्रह्मोस। इसे निजी संयुक्त उद्यम के रूप में रूस के साथ विकसित किया गया है। और मल्टी प्लेटफॉर्म क्रूज विभिन्न प्रकार के प्लेटफॉर्मों से आक्रमण कर सकता है ब्रह्मोस मिसाइल। ठीक है, तो ब्रह्मोस के बारे में देख लीजिएगा। पृथ्वी के बारे में देखिएगा, पृथ्वी जैसे मैंने कहा कि IGMDP के तहत स्वदेशी तौर पर निर्मित पहली बैलिस्टिक मिसाइल है ये। सतह से सतह पर मार करने वाली बैटलफील्ड मिसाइल है ये। और 150 से लेकर 300 किलोमीटर तक मारक दूरी वाली क्षमता वाली मिसाइल है। ब्रह्मोस के बारे में मैंने कहा कि सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। इसे निजी संयुक्त उद्यम के रूप में रूस के साथ विकसित किया गया है। और मल्टी प्लेटफॉर्म क्रूज विभिन्न प्रकार के प्लेटफॉर्मों से आक्रमण कर सकता है। इसको ध्यान से पढ़िएगा पृथ्वी। और देखिए क्या क्या चीजें हैं। और तो और इसकी जो मैक की गति होती है 2.5 से लेकर 2.5 से लेकर 2.8 मैक की गति के साथ विश्व की सबसे तेज सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलों में से एक है। और एक बार लक्ष्य साधने के बाद इसे कंट्रोल केंद्र से मार्गदर्शन की आवश्यकता नहीं होती है, इसीलिए इसे दाग जाओ और भूल जाओ, फायर एंड फॉरगेट मिसाइल भी कहा जाता है। ठीक है, इसको भी ध्यान से पढ़ना। ब्रह्मोस मिसाइल, बेसिकली ब्रह्मोस जो होता है दाग जाओ और भूल जाओ, सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल। और निजी संयुक्त रूप उद्यम के रूप में रूस के साथ विकसित किया गया है। मल्टी प्लेटफॉर्म क्रूज विभिन्न प्रकार के प्लेटफॉर्मों से आक्रमण कर सकता है, ये भी ध्यान से पढ़िएगा। और 2.5 से लेकर 2.5 से लेकर 2.8 मैक की गति के साथ विश्व की सबसे तेज सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलों में से एक होती है। और एक बार जैसे मैंने कहा लक्ष्य साधने के बाद इसे कंट्रोल केंद्र से मार्गदर्शन की आवश्यकता नहीं होती है, इसलिए दागो और भूल जाओ मिसाइल भी कहा जाता है। निर्भय के बारे में देख लें कि सबसोनिक मिसाइल ब्रह्मोस का पूरक होता है। निर्भय मिसाइल भूमि, समुद्र और वायु पर कई प्लेटफॉर्मों से लॉन्च किए जाने में सक्षम होता है। और 1000 किलोमीटर तक की पहुंच इसकी है निर्भय मिसाइल की। क्या होती है, सबसोनिक मिसाइल होती है, ब्रह्मोस का पूरक होता है, भूमि, समुद्र और वायु पर कई प्लेटफॉर्मों से लॉन्च किए जाने में सक्षम होती है। 1000 किलोमीटर तक की पहुंच है इसकी निर्भय मिसाइल। तो इसको भी ध्यान से आप लोग पढ़िएगा। सागरिका के बारे में देखिए क्या है। सागरिका क्या है, पनडुब्बी लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल है सागरिका। भारत की परमाणु ऊर्जा संचालित अरिहंत श्रेणी की पनडुब्बी के साथ इसे इंटीग्रेटेड किया गया है। 700 किलोमीटर की मारक दूरी होती है। तो किसके साथ इंटीग्रेटेड किया गया है, भारत की परमाणु ऊर्जा जो संचालित, जिसमें मैंने कहा अरिहंत, दुश्मनों का नाश करने वाला श्रेणी की पनडुब्बी के साथ एकीकृत होती है। 700 किलोमीटर की मारक दूरी होती है। शौर्य क्या है, ये K5 सागरिका का एक प्रकार है। पनडुब्बी परमाणु सक्षम मिसाइल है ये। और भारत की दूसरी आक्रमण क्षमता को बढ़ाने का लक्ष्य है। तो सागरिका, शौर्य सब बहुत इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से, इसको ध्यान से पढ़िएगा। देखिए
धनुष के बारे में देखिए, सी बेस्ड है, कम दूरी है, तरल प्रोधक बैलिस्टिक मिसाइल है, पृथ्वी सेकंड का नौसेना संस्करण है, अधिकतम 350 किलोमीटर की मारक दूरी है। अस्त्र के बारे में पढ़िए, ये ठोस प्रोधक का उपयोग करते हुए दृश्य रेंज से परे हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल होती है और आकार और वजन के मामले में डीआरडीओ द्वारा विकसित सबसे छोटे हथियारों में से एक होती है। अस्त्र जिसे मैंने कहा कि ठोस प्रोधक का उपयोग करते हुए दृश्य रेंज से परे हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल होती है, आकार और वजन के मामले में डीआरडीओ द्वारा विकसित सबसे छोटे हथियारों में से एक होती है। इसको भी ध्यान से आप लोग पढ़िएगा। और देखते हैं, और ये क्या होती है, लक्ष्य खोजने के लिए सक्रिय रडार साधक होती है, इलेक्ट्रॉनिक काउंटर माप क्षमता होता है, 80 किलोमीटर की रेंज में हेड ऑन मोड में सुपरसोनिक गति से दुश्मन के विमान को रोकने और नष्ट करने के लिए डिजाइन किया गया होता है। प्रहार के बारे में देखिए, प्रहार क्या है, यह भारत की नवीनतम 150 किलोमीटर की दूरी मारक क्षमता के साथ सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल होती है प्रहार। और इसका जो प्राथमिक उद्देश्य होता है अनगाइडेड पीन का मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर और निर्देशित पृथ्वी मिसाइल वेरिएंट के मध्य की खाई को पाटना होता है। तो ये भारत की क्या होती है, नवीनतम 150 किलोमीटर की दूरी की मारक क्षमता के साथ सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल होती है। इसका प्राथमिक उद्देश्य क्या होता है, अनगाइडेड पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर और निर्देशित पृथ्वी मिसाइल वेरिएंट के मध्य की खाई को पाटना होता है। ठीक है, तो इसको ध्यान से आप लोग पढ़िएगा। वर्ष डीआरडीओ के समक्ष मुद्दे कौन कौन से, ये भी देख लीजिए कि 2016-17 के दौरान रक्षा संबंधी अस्थायी समिति ने डीआरडीओ की परियोजना के लिए अपर्याप्त राशि के बजटी समर्थन पर अपनी चिंता व्यक्त की थी। और उस समिति ने कहा भी था कि 2011-12 के कुल रक्षा बजट में डीआरडीओ का हिस्सा 5.79% था, जो 2013-14 में घटकर 5.3% तक रह गया है। तो 11-12 से देखिए 13-14 में यहाँ पर 5.34 कम हो गया, तो कम करके देखिए कितना हुआ, 5.79 था और 13-14 में 5.34 था। अब घटाइए, 9 में 4 गया 5, 7 में 3 गया 4, यानी 0.45 कम हो गया था। और डीआरडीओ के प्रति सरकार के सुस्त राजस्व प्रतिबद्धताओं के कारण भविष्य की प्रौद्योगिकी से जुड़ी कई प्रमुख योजनाएं अधर में पड़ी हुई हैं और डीआरडीओ महत्वपूर्ण क्षेत्रों में अपर्याप्त जनशक्ति के चलते सशस्त्र बलों के साथ उचित तालमेल की कमी से ग्रस्त होता है। तो इसको भी ध्यान से आप लोग पढ़िएगा कि डीआरडीओ बेसिकली काम क्या करता है। ठीक है, तो डीआरडीओ जो होता है वो महत्वपूर्ण क्षेत्रों में अपर्याप्त जनशक्ति के चलते सशस्त्र बलों के साथ उचित तालमेल की कमी से ग्रस्त होता है और डीआरडीओ के प्रति सरकार की सुस्त राजस्व प्रतिबद्धताओं के कारण भविष्य की प्रौद्योगिकियों से जुड़ी कई प्रमुख योजनाएं अधर में पड़ी हुई हैं। और समिति ने जैसे कहा भी है कि 2011-12 के कुल रक्षा बजट में डीआरडीओ का हिस्सा 5.79% था, जो 13-14 में घटकर 5.34% रह गया है। लागत में वृद्धि और परियोजनाओं कार्यों में देरी ने डीआरडीओ की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाया भी है और डीआरडीओ की स्थापना के 60 वर्ष बाद भी भारत अपने रक्षा उपकरणों का एक बड़ा हिस्सा आयात करता है, यानी कि खरीदता है। और स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट के अनुसार वर्ष 13-17 की अवधि में वैश्विक स्तर पर हथियारों और रक्षा उपकरणों के आयात में भारत की हिस्सेदारी 12% रही हुई है। तो ये भी अपना ध्यान से पढ़िएगा। डीआरडीओ के समक्ष ये सब मुद्दे हैं, जैसे मैंने कहा कि लागत में वृद्धि है और परियोजनाओं कार्यों में देरी ने डीआरडीओ की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाया है। डीआरडीओ की स्थापना के 60 वर्ष बीत भी गए हैं और भारत अपने रक्षा उपकरणों का एक बड़ा हिस्सा आयात करता है। और स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट के अनुसार 13-17 की अवधि में वैश्विक स्तर पर हथियारों और रक्षा उपकरणों के आयात में भारत की हिस्सेदारी 12% रही भी है। ये डीआरडीओ के समक्ष ये सब मुद्दे भी हैं। ठीक है, और भी देखिए डीआरडीओ के बारे में, डीआरडीओ की सफलताओं की सूची संक्षिप्त है, मुख्य रूप से अग्नि और पृथ्वी मिसाइलें, और इसकी विफलताओं की सूची बहुत लंबी है। जैसे कावेरी इंजन परियोजना 16 वर्षों से विलंबित है और इसकी लागत लगभग 800% बढ़ गई है। ठीक है, और डीआरडीओ बेसिकली अत्याधुनिक तकनीक पर काम करने के बजाय सिर्फ द्वितीय विश्व युद्ध के उपकरणों की मरम्मत कर रहा है। बड़ी समस्या है, बताइए द्वितीय विश्व युद्ध कब है और अत्याधुनिक तकनीक कब है। तो ये सब इसके सामने मुद्दे हैं। सफलताओं की सूची संक्षिप्त, जैसे मैंने कहा कि मुख्य रूप से अग्नि और पृथ्वी मिसाइलें हैं, और विफलताओं की सूची बहुत लंबी है। सफलता सिर्फ अग्नि और पृथ्वी मिसाइल, और विफलता में देखिए कावेरी इंजन परियोजना 16 वर्षों से विलंबित है, लागत इसकी 800% बढ़ गई है, और डीआरडीओ जो है अत्याधुनिक तकनीक पर काम करने के बजाय सेकेंड वर्ल्ड वॉर के उपकरणों की मरम्मत कर रहा है। ये सब सक्षम मुद्दे हैं, समक्ष जो मुद्दे दिखाई दे रहे हैं। संक्षिप्त जो सफलताओं की सूची कम है और विलंब और विफलता वाली बहुत ज्यादा है, तो इसको भी ध्यान से आप लोग पढ़िएगा।
आगे की राह क्या हो सकती है, ये थोड़ा बहुत जरूरी है, इसको भी आप लोग देखिएगा। फरवरी 2007 में एजेंसी की बाह्य समीक्षा के लिए गठित पी रामाराव की अध्यक्षता वाली समिति द्वारा दिए गए सुझाव के अनुसार डीआरडीओ को एक मजबूत संगठन में पुनर्गठित किया जाना चाहिए और समिति ने परियोजनाओं को पूरा करने में देरी पर कटौती करने के अलावा इसे एक लाभदायक इकाई बनाने के लिए संगठन की एक वाणिज्यिक शाखा स्थापित करने की भी सिफारिश की है। और डीआरडीओ के पूर्व प्रमुख वीके सारस्वत ने भी एजेंसी द्वारा विकसित उत्पादों के लिए उत्पादक भागीदारों को चुनने में रक्षा प्रौद्योगिकी आयोग के गठन के साथ साथ डीआरडीओ की बड़ी भूमिका का आह्वान किया है। तो ये सब आगे की राह है। जैसे मैंने कहा कि फरवरी 2007 में एजेंसी की बाह्य समीक्षा के लिए गठित जो पी रामाराव की अध्यक्षता वाली समिति थी, उस समिति द्वारा दिए गए जो सुझाव थे, सुझाव के अनुसार डीआरडीओ को एक मजबूत संगठन में पुनर्गठित किया जाना चाहिए और समिति ने परियोजनाओं को पूरा करने में देरी पर कटौती करने के अलावा इसे एक लाभदायक इकाई बनाने के लिए संगठन की एक वाणिज्यिक शाखा स्थापित करने की सिफारिश की थी। और डीआरडीओ के पूर्व प्रमुख जो थे वीके सारस्वत ने एजेंसी द्वारा विकसित उत्पादों के लिए उत्पादक भागीदारों को चुनने में रक्षा प्रौद्योगिकी आयोग के गठन के साथ साथ डीआरडीओ की बड़ी भूमिका का आह्वान किया भी है। इसको भी ध्यान से आप देख लीजिएगा, ठीक है। यदि आवश्यक हो तो डीआरडीओ को शुरुआत से ही निजी क्षेत्र में सक्षम भागीदार कंपनी का चयन करने में समर्थ होना चाहिए। और डीआरडीओ बेसिकली भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी विक्रेताओं जैसे कि टाटा कंसल्टेंट सर्विस टीसीएस के साथ रक्षा परियोजनाओं के लिए सॉफ्टवेयर समाधान सुनिश्चित करने के लिए दीर्घकालिक अनुबंधों पर विचार कर रहा है। तो डीआरडीओ जो है बेसिकली, जैसे मैंने कहा कि यदि आवश्यक हो तो डीआरडीओ को शुरुआत से ही निजी सेक्टर्स में सक्षम भागीदार कंपनी का चयन करने में समर्थ होना चाहिए। और डीआरडीओ द्वारा भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी विक्रेताओं जैसे कि टाटा कंसल्टेंसी सर्विस लिमिटेड टीसीएस जिसे कहते हैं के साथ रक्षा परियोजनाओं के लिए सॉफ्टवेयर समाधान सुनिश्चित करने के लिए दीर्घकालिक अनुबंधन पर विचार करना चाहिए। और डीआरडीओ अपनी अल्पकालिक परियोजनाओं पर सबसे कम की बोली लगाने वालों को पुरस्कृत करने की अपनी रणनीति में बदलाव ला भी रहा है। तो ये भी सिर्फ चीजें हैं जो आगे की राह है। और भी देखिए, डीआरडीओ के जो आउटसोर्स करने का कदम एक सही कदम है। इससे भारतीय कंपनियों को बहुत सारे अवसर मिलेंगे। और इसके दस्तावेज 2021 में डीआरडीओ एचआर पर्सपेक्टिव में डीआरडीओ ने एक एचआर नीति की परिकल्पना की है जिसमें स्वतंत्र, निष्पक्ष और निर्भीक नॉलेज शेयरिंग, ओपन बुक मैनेजमेंट स्टाइल और पार्टिसिपेंट मैनेजमेंट पर जोर दिया गया है। और यह सही दिशा में एक बड़ा कदम भी है। तो ये भी देख लीजिएगा कि डीआरडीओ का आउटसोर्स करने का एक कदम सही कदम है। जैसे मैंने कहा कि भारतीय कंपनियों को बहुत सारे इससे अवसर मिलेंगे। दस्तावेज 2021 में डीआरडीओ जो है एचआर पर्सपेक्टिव्स में डीआरडीओ ने एक एचआर नीति की परिकल्पना की है जिसमें स्वतंत्र, निष्पक्ष और निर्भीक नॉलेज शेयरिंग, ओपन बुक मैनेजमेंट स्टाइल, पार्टिसिपेंट मैनेजमेंट पर जोर दिया गया है। और यह सही दिशा में एक बड़ा कदम भी है, ठीक है। डीआरडीओ डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। तो चलिए, यहीं पर डीआरडीओ आपका आज समाप्त होता है। और डीआरडीओ से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं, जो भी इंफॉर्मेशन जितना देना था मैंने उसको दिया। पृथ्वी क्या है, आकाश क्या है, त्रिशूल क्या है, ब्रह्मोस क्या है, सफलताएं क्या है, असफलताएं क्या है, क्या आगे की राह होनी चाहिए, इस सब के बारे में बताया गया। कब स्थापना की गई, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, सारा डिटेल आपको बताया गया। आराम से इसको पढ़िएगा। और ये टेलीग्राम का लिंक है बेटा, ये अनअकैडमी प्रिंजेसवाल के नाम से टेलीग्राम का लिंक है। जो भी महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन देना होता है मैं इसी टेलीग्राम पे शेयर कर देता हूँ। अनअकैडमी प्रिंजेसवाल के नाम पे है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स के नीचे भी टेलीग्राम का लिंक दिया होता है। और ये कोड है, इस कोड का यूज करके अपने सब्सक्रिप्शन पे 10% आप लोग बचा सकते हैं, ठीक है। PJ01 अनअकैडमी के किसी भी सब्सक्रिप्शन में आप यूज कर सकते हैं इस कोड को। चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग और सभी को गुड नाइट, शुभरात्रि, बहुत बहुत धन्यवाद। और जो भी है, अगर कुछ भी पूछना हो, रणनीति या जो भी समथिंग है, जैसे मैंने कहा भी कि पेपर भी होंगे 14 तारीख को, आपका कम्बैट भी है, उसको दीजिए, अच्छे से दीजिए आप सभी के सभी। तो उससे क्या होगा कि आपका डर खत्म होगा, आपकी जो भी कमियां होंगी कमियों को दूर करने का मौका मिलेगा। तो ऑल ओवर इंडिया लेवल पे टेस्ट है और टेस्ट को टेस्ट की तरह ही दीजिए, अच्छे से दीजिए, मजे से दीजिए टेस्ट, ठीक है। अधिक से अधिक पार्टिसिपेशन कीजिए। और रजिस्ट्रेशन जब करेंगे, जो लोग कर चुके हैं उनके लिए नहीं, जो नहीं किए हैं अनअकैडमी का कॉम्बैट, तो वो कोड यूज करेंगे PA01 और फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई चार्ज नहीं है इसका, ठीक है। तो जब फ्री है तो टेस्ट दीजिए, क्या दिक्कत है, लेट्स क्रैक इट करिए। पेपर भी है आपके, यूपीपीसीएस की भी वैकेंसी निकल चुकी है, उसको भी दीजिए, अच्छे से दीजिए सभी लोग। तो चलिए, क्लास को हम यहीं पर ऑफ करते हैं, कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए आप लोग पढ़ाई कीजिए और स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, ठीक है। गुड नाइट सभी को, थैंक यू ऑल ऑफ यू, गुड नाइट। चलिए, क्लास को यहीं पर ऑफ करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू ऑल ऑफ यू।